हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो आज एक शिक्षा मनोविज्ञान की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के मैं आप सभी के बीच हाजिर हूं और उम्मीद है कि आपने प्रीवियस सारी क्लासेस देख ली हैं और आप अच्छे तरीके से नोट्स उनके बना रहे होंगे। और ये जो क्लासेस हैं आपकी अकेले रीड के लिए नहीं, आपकी रीड के अलावा फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जहाँ पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी आती है, शिक्षा मनोविज्ञान आती है, उनके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। रीड प्री में भी आती है, रीड मेन से भी आती है और आपकी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी में जो लेक्चर इनके एग्जाम है जिनमें जहाँ पर भी एजुकेशन साइकोलॉजी आती है उन सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। हमने प्रीवियस क्लासेस में पहले अभिवृद्धि की, विकास किया, विकास के नियम, सिद्धांत, उसके बाद हमने विकास की अलग अलग अवस्थाएं की। अवस्था में हमने पहली अवस्था पढ़ी थी गर्भावस्था, और आज हम शेष अवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए, पेन पेपर अपने पास रखिए। उसके साथ पहले अगर आप लोग क्लास लाइक नहीं किया तो पहले आप लाइक कीजिए क्लास को। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उसको शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए करते हैं आज की क्लास के स्टार्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शेष अवस्था के बारे में। कल हमने पढ़ी थी गर्भावस्था, गर्भावस्था पूरी हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे शेष अवस्था। गर्भावस्था में तो कुछ नहीं था, गर्भावस्था में तो नॉर्मल छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें थी, लेकिन ये जो अवस्था है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो शेष अवस्था है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में हो सकता है अपनी एक या दो क्लास लग जाए, एक नहीं दो क्लास तो एटलीस्ट लगनी हो सकता है, तीन भी लग जाए, लेकिन दो क्लास में कोशिश करेंगे पूरी करने की इसको। शेषावस्था में जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो शेषावस्था को बोलते हैं इन्फेंसी या फिर बेबीहुड। इसके अलग अलग नाम है, इन्फेंसी या इसी को बोलते हैं बेबीहुड। शेषावस्था को बोलते हैं शेषावस्था, देखो शिशु प्लस अवस्था संधि भी। और अभी मैं थोड़े दिन में एक काम और कर रहा हूं आपके लिए। आई थिंक मंडे से जहां तक आपकी क्लास है एक स्टार्ट हो जाएगी। मंडे से मतलब कि आज से ही क्लास, मंडे के मतलब आज ही ना, तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट होने की कोशिश है। बाकी देखते हैं अगर एक दो दिन में आगे एडजस्ट हो पाया, अगर आज नहीं हो पाई तो कल या परसों में आपकी हिंदी के लिए, मैंने बताया था ना, हिंदी की भी आपकी क्लास कोशिश कर रहा हूँ शुरू करने की। और इसमें भी हमारे एक साथी मित्र हैं जो अभी रीट में ही उनका सिलेक्शन हुआ है, टीचर हैं खुद भी, और वो एक क्लास लेंगे आपके सामने। कोशिश करेंगे रूबरू हो जाए, बट रूबरू का आगे आपके फेस टू फेस आपके सामने नहीं आएंगे, तो वैसे भी आपकी क्लास आप उस क्लास को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। तो आपके दो सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। रीड जो आपकी प्री है उसमें आपके 30 नंबर की साइकोलॉजी मैं करवा रहा हूँ और 30 नंबर की हिंदी वो सर करवा देंगे, यानी 60 नंबर का मैटर तो भी हो गया। और उसके बाद कोशिश करूंगा मैं और सब्जेक्ट आपकी जो अभी छुट्टियां आएंगी ना, उन छुट्टियों में हम पूरे दिन फ्री रहेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी स्टार्ट कर दे जाएंगे। तो दो सब्जेक्ट तो भी आप कवर कर सकते हैं, 60 नंबर का मैटर आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर है वो, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। कभी जब अगर लाइव नहीं हो पाएगा उनका मतलब सामने, तो कभी यहाँ लेके आऊंगा उनको, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन ये क्लास जब स्टार्ट होगी ना, तब आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही उन्हें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं भी क्लास लेना स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, तो हमने बिल्कुल उनको, ये एक खुला प्लेटफॉर्म है, इस पे हर कोई आकर के यहाँ पे हमारे साथ क्लास ले सकता है। बिल्कुल बाकायदा आप में पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप में पढ़ाने की कैपेसिटी है, आप हमारे पास आ सकते हैं, तो बिल्कुल बेझिझक आप आइए, आप यहाँ पढ़ाइए, बच्चों तक अपना ज्ञान पहुँचाइए। ठीक है, तो हिंदी की क्लास स्टार्ट करने की आज या कल में, एक दो दिन में बस, अभी या तो आज हो जाएगी, आज नहीं हो पाएगी तो कल या परसों में, एक दो दिन में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको भी अच्छा प्यार दीजिएगा। तो शेषावस्था, इन्फेंसी या बेबीहुड के बारे में बात करते हैं। शिशु प्लस अवस्था, वो आपको हिंदी में आपको वो बता देंगे किस तरीके से आपको करना है। शेषावस्था के बारे में बताएं। अब देखिए शेषावस्था का जो टाइम है ना, अलग अलग बेसिक टाइम कितना है जन्म से लेकर के, देखिए अलग अलग बताऊंगा आपको, अभी आप कंफ्यूज मत होना। बेसिक टाइम तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था है ना, शेषावस्था की। अब देखिए कभी कभी आप कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो गए कि कोई आपको 2 वर्ष बताएगा, कोई आपको कैसे बताएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इस क्लास में कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताऊंगा ना, ये मैंने क्या कहा, बेसिक मतलब जनरल सबका एवरेज यहाँ चलेगा जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। अब कुछ इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बांटेंगे, कुछ 4 वर्ष तक, 3 वर्ष तक ऐसे बांटेंगे। उसका भी रीजन बताऊंगा उन्होंने क्यों बांटा है और किस तरीके, जिस तरीके उन्होंने बांटा है, तो फिर आगे उन्होंने कोई ना कोई नई अवस्था जोड़ी होगी और उसके आधार पर उन्होंने बांट दिया। ठीक है, ये बेसिक है, जनरल है कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की है। उसके बाद 1 नंबर में बात करता हूँ कोल की, जो अभी आपको शेषावस्था बता रहा हूँ, इन्फेंसी या बेबीहुड बता रहा हूँ, उसमें 1 नंबर में बात करता हूँ कोल की। मनोवैज्ञानिक कोल, उनकी बात करता हूँ। उन्होंने शेषावस्था का टाइम बताया था, विजिबिलिटी क्लियर आई थिंक दिखा होगा बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल एकदम। तो उन्होंने शेषावस्था का टाइम बताया था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक।
अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग बातें हैं। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का क्या क्यों बताया? क्योंकि देखिए, जब जिसने भी 2 वर्ष बताया ना, आगे जाकर के उसने शेष अवस्था के बाद पूर्व बाल्यावस्था और पश्च बाल्यावस्था के 2 टुकड़े किए थे। इसलिए मैंने कहा था कि बाल्यावस्था की भी आगे टुकड़ों में पढ़ेंगे अपन। तो 2 कर दिए, तो फिर वहां जो 3 से 6 वर्ष वाला टाइम है ना, वो उसने पूर्व बाल्यावस्था को दे दिया। शेषावस्था का ही जो दूसरा भाग है, देखिए कहां तक होनी चाहिए? 6 वर्ष तक, लेकिन इसने कहां तक रखी है? 2 वर्ष तक। तो जो बीच में 3, 4, 5 से ये टाइम बच गया, ये टाइम इसने कहां पर रखा है? ये टाइम इसने रख दिया पूर्व बाल्यावस्था में। क्लियर? समझ में आई चीज? तो कोल ने कब टाइम रखा है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद हरलोक ने भी यही टाइम रखा है। हरलोक ने भी सेम का सेम यही टाइम रखा है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। कोल ने और हरलोक ने, इन दोनों ने यही टाइम रखा है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद कोल सैनिक ने थोड़ा सा चेंज किया है। अब देखिए, कोल से थोड़ा बड़ा है ना, कोल सैनिक। कोल सैनिक बोल दीजिए, कोल सैनिक बोल दीजिए। इसने टाइम रखा है जन्म से लेकर के थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया इसने, 2.5 2.5 वर्ष तक रख दिया इसने। वही इन्होंने टाइम रखा है ना, तो इन्होंने फिर बाद में पूर्व बाल्यावस्था को स्थान दिया। इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने क्या दिया है? स्थान दिया है। क्लियर? 3 हो गए, कोल हो गया, हरलोक हो गया, कोल सैनिक हो गया। जेएस रोस ने और इसका टाइम दिया है जेएस रोस ने। देखिए, जेएस रोस ने कुछ अलग काम किया है। जेएस रोस ने इसका टाइम दिया 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक। इन्होंने जो शुरुआत वाला टाइम है ना, उसको इस शेष अवस्था में ना मान रहे, कुछ हिस्सा एक बीच में मतलब एक और अलग ही, तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद में कि कौन सा वर्ड काम में लिया है, क्योंकि जब अपनी इसकी विशेषता वगैरह पढ़ेगा ना, उनमें अपने आप आ जाएगा क्या वर्ड दिया उसने। क्लियर? और ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे वैसे। और एक क्रो एंड क्रो मैं बताया था ना, वो क्रो एंड क्रो, इन्होंने भी बताया जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। लगभग ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इस चीज का समर्थन करते हैं, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। बेसिक टाइम कितना है? जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। अब कंट्रोवर्सी कहाँ आएगी? ये जो 3, 4, 5 और 6 वर्ष वाला टाइम है ना, इसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शेषावस्था में रख दिया, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने पूर्व बाल्यावस्था में रख दिया। इसीलिए जब भी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता पूछे, तो वो जो शेष अवस्था का अंतिम भाग होगा, अंतिम भाग 2 वर्ष के बाद वाला भाग होगा, उसकी विशेषताएं और पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषताएं समान रूप से मिलेंगी। तो इसकी जो शेष अवस्था है, इन्फेंसी या बेबीहुड इसको बोलते हैं। कोल ने कहा है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। बेसिक इसी की जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। और हरलोक ने भी जन्म से 2 वर्ष तक का समर्थन किया है। कोल सैनिक बोलते हैं जन्म से लेकर के 2.5 वर्ष तक। जेएस रोस बोलते हैं 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक। और क्रो एंड क्रो ने बात की है शेष अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। इज दैट क्लियर? ये कुछ इनकी अवस्थाओं के थे, किसने कैसे दिए, नोट कीजिए फटाफट। मैं साइड में इसलिए रहता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, अच्छे तरीके से दिख सके। शेष अवस्था चल रही है अपनी, गर्भावस्था हम पूरी कर चुके हैं और शेष अवस्था अब पढ़ रहे हैं। अब आते हैं शेष अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण कथन। क्लियर कर दो इसको। इन्फेंसी, बेबीहुड आ गया। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन बताऊंगा आपको मैं शेष अवस्था के, उन कथनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइडिया लगा लीजिए, शेष अवस्था के महत्वपूर्ण कथन। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या क्या कहा है, कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उनकी परिभाषाएं बोल दीजिए। हालांकि नहीं आते, लेकिन ये परिभाषाएं हम किस लिए पढ़ेंगे? ये परिभाषाएं इसलिए पढ़ेंगे कि इन परिभाषाओं के माध्यम से, जब अपन ये परिभाषा देख लेंगे ना, इन परिभाषाओं, इन कथनों के माध्यम से हमें शेष अवस्था की विशेषताएं पता चल जाएंगी कि हाँ, इस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है, इसीलिए शेष अवस्था की विशेषता ऐसी होती है। परिभाषा याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। परिभाषा कोई बहुत रेयर पूछता है आपके एग्जाम में, इतने कोई मैटर नहीं करता। परिभाषा पूछता है सेकंड ग्रेड में, परिभाषा पूछता है सेकंड ग्रेड में, इसलिए हम साथ में लेकर चल रहे हैं। इसलिए हमें परिभाषा दिखानी भी जरूरी है। लेकिन उस परिभाषा से आपका क्या बेनिफिट है? उस परिभाषा में आपको मिलेंगे उसके पॉइंट, फैक्ट। वो फैक्ट आपको नोट कर देना है। परिभाषा आप लिख लोगे, परिभाषा लिखने के बाद उस फैक्ट को हाईलाइट कर लो कि ये चीज मैंने इससे पूछी गई। ठीक है ना? तो शेष अवस्था के प्रमुख कथन। सबसे पहले बात करता हूं ब्रिजेस की। सबसे पहले बात करता हूं, ब्रिजेस बोल दीजिए या फिर ब्रिजेस बोल दीजिए। कुछ भी बोल सकते हैं, ब्रिजेस बोल सकते हैं या फिर ब्रिजेस बोल सकते हैं। शेष अवस्था कथनों की बात कर रहे हैं। इन्होंने बात की है कि जो 2 वर्ष तक का बालक होता है ना, 2 वर्ष तक का बालक,
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पूरी, लिख रहा हूँ शॉर्ट में। 2 वर्ष तक के बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष के बालक में संवेगों का विकास हो जाता है। मैन लाइन ये है कि 2 वर्ष तक के बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। कितने वर्ष का बालक है? किसने बोली है बात? ब्रिजेस ने एक बात बोली है कि 2 वर्ष का जो बालक होता है उसमें, उस बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। क्लियर? संवेगों का विकास कैसे? इमोशंस कैसे? बच्चा दुख क्या होता है, कुछ चीज़ की मतलब दर्द होता है उसको समझना शुरू करता है, हंसी क्या होती है उसको समझना शुरू करता है, किसी का टच कैसा होता है उसको महसूस करना, संवेगात्मक विकास उसमें। और उसे संवेगात्मक विकास कब होता है? जब उसमें संवेग विकसित हो जाते हैं। बच्चा महसूस कर लेता है, छोटा बच्चा होता है वो, कि 2 वर्ष तक का बालक है, वो ये महसूस कर रहा है कि ये मेरी माँ है, मुझे इस तरीके से रखेगी। वो वहाँ ज़्यादा महसूस मतलब सेफ फील करता है। क्यों? क्योंकि उसका संवेग जुड़ा हुआ उससे, उसके इमोशंस जुड़े हुए उससे। तो 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है, ब्रिजेश महोदय बोलते हैं कि जो 2 वर्ष का बालक है उसमें संवेगों का विकास हो जाता है। लगभग सभी प्रकार के संवेग उसमें विकसित हो जाते हैं। कितने वर्ष के बालक में? 2 वर्ष के बालक में। किसने बोली ये बात? ब्रिजेश ने, कि 2 वर्ष तक के बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ऑथेंटिकेशन की मेरे सामने बात मत कीजिएगा, ऑथेंटिक चीजें दे रहा हूँ, पहले खुद ने ये चीजें की हैं, उनका रिजल्ट लिया है और उसके बाद आपको दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों का नो डाउट आप लोग कहीं कुछ लोग ऐसे बताएंगे ये होता है वैसा होता है। आपको एक बात बताऊँ, फैक्ट बताता हूँ। जब रीट हुई थी लास्ट वाली जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था, हालांकि ये कोई ईगो वाली वैसी कोई बात नहीं है, हमने जिस प्लेटफॉर्म से मतलब जहाँ से भी मतलब जो चीज़ें पढ़ी, जिस बुक से वगैरह जहाँ से भी कुछ पढ़ा, वो मैं हालांकि आपसे शेयर नहीं करूँगा किससे पढ़ा क्या पढ़ा, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं से तो पढ़ा होगा ना। वो जब चीज़ें हमने पढ़ी तो उसमें हमारी मैडम थी, उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे मतलब मापन मूल्यांकन के बारे में बात की थी। तो 2 प्रकार के होते हैं, योगात्मक एक होता है, जो कौन सा, ऐसे और ऐसे 2 होते हैं। उनमें अब हिंदी मुझे नहीं पता, तो ऐसे और ऐसे, तो उसका आंसर जो था ना वो, उसमें एक ऑप्शन ये था, वैसे 4 ऑप्शन थे, उसमें से पहले वाला था उसका आंसर। और लगभग क्या मतलब 90% लोगों ने आंसर उसका सेकंड कर रखा था। जब ऑथेंटिक आंसर किया तो उसका आंसर सेकंड है। आकलन के बारे में कुछ नहीं था, मापन या मूल्यांकन के बारे में, तो उसमें उसका सेकंड आया। तो सभी मतलब ऐसे होता है ना कि क्वेश्चन यार इसमें फर्स्ट आंसर होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। उस टाइम हमें हमारी मैडम ने एक बात कही कि आप चिंता मत कीजिए, जब इसका रिवाइज जो आएगा ना, सॉरी हाँ, जितनी भी जो फाइनल आंसर की नहीं, अभी जितनी भी कोचिंग्स वगैरह थी, जितने भी इंस्टीट्यूट ना खूब बड़े बड़े, अब मैं नाम ले नहीं सकता, तो उन सभी के जो आंसर आया था ना, वो उस आंसर में सेकंड बता रहे थे, कुछ थर्ड पे जा रहे थे, लेकिन फर्स्ट में सिंगल वन कोई भी नहीं किया, केवल उस मैडम के अलावा। चालू दौर मैडम थी, इतना बताता हूँ, आपको मैडम का नाम बता सकता हूँ। उन मैडम ने बताया था कि हमें जो ऐसा कुछ होता है, तो सेकंड उसका ऑप्शन था, सेकंड और थर्ड लगभग आंसर चल रहे थे। हमने फर्स्ट कर दिया तो फिर मतलब गलत होता है ना, क्या गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, मैडम ने बता दिया। लेकिन मैडम ने कहा आप ट्रस्ट रखिए, जब फाइनल आंसर किया ना, इन सबके जवाब गलत थे, ये सही था। क्यों? क्योंकि उनका कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, वो जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो RBSC की जो 11th और 12th की जो बुक्स है ना, उनसे उठाया गया था साइकोलॉजी की, और वही मैं कर रहा हूँ, उन्हीं बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, वो बुक्स हैं, उन बुक से मैं फैक्ट वहाँ से लेकर आता हूँ, बुक वाला पढ़ाता हूँ ना। मेरे पास कोई नोट्स है ना कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें लिखित में जरूर है ऐसी, कुछ उन्हीं बुक का मैटर लिखा हुआ है। ये नहीं कि स्पेशल मैं कहीं से कोई कोचिंग वगैरह नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। ये आप मत सोचिएगा कि आप कोचिंग करके सिलेक्शन ले सकते, तो बिल्कुल गलत बात है। बस आपका पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, और पढ़ने का तरीका ही कभी जब टाइम मिलेगा फ्री, उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी रखेंगे, वो जब अभी नहीं बताऊंगा। अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप जब एग्जाम आएगी, जब उसको क्वालिफाई, आप जब एग्जाम आएगी उसमें आप तैयारी सीरियसली शुरू कर दोगे। क्योंकि देखो, ये हमारी सबसे बड़ी ऐसी विडंबना से मान लो कि एग्जाम के टाइम सीरियस होता है। अगर हम अभी से उसकी तैयारी करके रखेंगे, तो देखिए लोगों से भी इतने टाइम पहले, अब एग्जाम मान लो वैकेंसी 2 महीने बाद आई, 4 महीने बाद आई, 5 महीने बाद, हम लोगों से उतना एक्स्ट्रा है, चाहे उसमें हमने कुछ नहीं सीखा, लेकिन जिस दिन आपका जब सिलेक्शन की दौड़ में आओगे ना, तब आपके वो 5 महीने ना आपको बहुत नींव तैयार कर देंगे। इसलिए कहता हूँ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अभी से आप थोड़ा करते चलिए, एग्जाम के टाइम से बहुत हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ तैयारी कंटिन्यू रखिए, और उस टाइम आपको स्ट्रेटेजी राइट बताऊँगा किस तरीके से आपको अपने टाइम को स्पेंड करना है, किस तरीके से बिताना है।
कोई लोड नहीं लेनी चीज़ों की, वो तब बताएंगे। तो ये बता रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन की बात मत कीजिएगा, आपको जैसा मिल रहा है कंटेंट एकदम दी बेस्ट मिल रहा है। कुछ लिखने में बोलने में भले त्रुटि हो जाएगा, आपको लगे आप एक बार कमेंट में मुझे बता सकते हो, और फिर बाद में उसमें मैं संशोधन अगर होगा तो करवा दूंगा, अगर नहीं होगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ ऐसा मैंने सही लिखा है। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें थी आपको, हालांकि मैं ज़्यादा भी इसी क्लास में से टाइम पास वाली बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे भी टाइम पास वाली बात नहीं की। कुछ होता है ना क्लास में आपको शायरी सुनाना, जोक सुनाना, ऐसा अपने पास सिस्टम नहीं है। सुनाएंगे कभी मिलेंगे वक्त तो, है ना? वो कहते ना कि अगर मिलेगा वक्त तेरी उलझी जुल्फे में सुलझाऊंगा, अभी तो उलझा हूँ खुद को, खुद के सपनों को सुलझाने में। क्लियर? तो आगे चलते हैं। नहीं सुना क्या? अगर मिला वक्त तो तेरी उलझी जुल्फे भी सुलझाऊंगा, अभी तो उलझा हूँ खुद के सपनों को सुलझाने में। किसी का शेर है। चलिए आइए, तो ब्रिजेश की बात होगी। ब्रिजेश ने क्या बोला है कि 2 वर्ष का बालक है उसमें संवेगों का विकास होता है। किसमें? 2 वर्ष के बालक में लगभग सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। एक नंबर डेफिनेशन क्लियर? अगर समझ में आ गया तो हम सब कीजिए फटाफट। आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। देखिए इससे मैं आपको महत्वपूर्ण सामने में इसलिए नहीं आ रहा हूं ताकि बोर्ड क्लियर नहीं दिखता, इतना ही बोर्ड है छोटा, तो ध्यान रखिएगा। तो सामने में इसलिए नहीं आ सकता, और ये जो परिभाषा है जो महत्वपूर्ण होगी ना वही मैं बता रहा हूँ। पूरी परिभाषा से आपको 50-60 लिखवा दूँ कोई मतलब नहीं है। कुछ फैक्ट वाली चीजें ना उन्हें बताऊंगा, हालांकि शेष अवस्था जब फैक्ट पढ़ेंगे ना उनमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर परिभाषाओं को लिखते हैं कि पहले ब्रिजेश की लिख ली, ब्रिजेश के बाद उसके बाद अगले मैं बात करता हूँ कि क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ये ऐसे थे, कपल था ये हर एक जगह इन्होंने परिभाषा दी थी। क्रो एंड क्रो ने एक बात कही थी और बात बिल्कुल सही है, इसलिए कहते हैं ना विकास में मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये देखना भविष्यवाणी यहाँ हो जाएगी इसका तरह के साथ कि 20वीं जो शताब्दी है, 20वीं जो शताब्दी है ना, ये शताब्दी बच्चों की शताब्दी। 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बच्चों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बच्चों की, 20 शताब्दी जो मतलब 2000 के बाद वाला शताब्दी, ये जो टाइम है ना बच्चों का टाइम है जो, क्योंकि 20वीं शताब्दी के बाद वाला टाइम सारा बच्चों का है। इसमें देखिए हर मतलब बच्चे इतने क्रिएटिव तरीके से निकल के आ रहे हैं, मतलब जब से कोविड वाला टाइम आया ना उसके बाद इतनी क्रिएटिविटी आ गई है, पता नहीं कहाँ से क्या सीख के आते हैं। हम खुद इस चीज़ में मतलब कन्फ्यूज होते हैं। इतने हम स्कूल में जाते हैं, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, इतने मतलब क्रिएटिव आइडिया लेके आते हैं कि खुद होते हैं यार वास्तव मतलब इसका माइंड देखो कितना शार्प है। कभी मिलवाएंगे आपसे, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन देखिए तो 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। किसने बोली बात? क्रो एंड क्रो ने। और आप खुद इसको देख रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है, खुद देख रहे हो कितने जुगाड़ी बच्चे होते हैं, नए नए आइडिया, नए नए क्रिएटिविटी लेकर के आते हैं सामने। क्लियर? उसके बाद जो वॉटसन है, वॉटसन कौन से? सेन वॉटसन नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, वॉटसन। ये बंदा बहुत दमदार बंदा है। वॉटसन को पहले मैं आपको वॉटसन के बारे में बताता हूँ, फिर से कथन के बारे में बात करूंगा। वॉटसन क्या थे? व्यवहारवाद के जनक थे, व्यवहारवाद के जनक थे। इन्होंने छोटे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया, बच्चे को डरा करके, बच्चा उसे डरने लग गया था। कैसे? व्यवहारवाद का जनक कैसे? हालांकि इन मनोविज्ञानियों की कहानी भी जानना आपके लिए जरूरी है। मैं सामने आऊंगा, आपने अगर लिख लिया होगा वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। वॉटसन की परिभाषा, चलिए पहले परिभाषा लिख लीजिए। वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा दो, कोई भी स्वस्थ बच्चा, आप मुझे कोई भी बच्चा दो, उस बच्चे को मैं आप जो चाहे वो बना सकता हूँ। आप मुझे कोई भी बच्चा दो, मैं उसे जो लिख लीजिए, मैं इतना डिटेल में लिखूंगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, आप मुझे कोई भी बच्चा दो, उसे मैं जो चाहे वो बना सकता हूँ। चाहे अगर आप डॉक्टर बनाना चाहेंगे, मैं आपके सामने बड़े एग्जाम्पल है उसकी, डॉक्टर बना दूंगा। अगर आप उसको कुछ भी मतलब अपराधी बनाना चाहेंगे, मैं उसको अपराधी बना दूंगा। अगर आप उसको किसी अच्छा पुरुष महापुरुष बनाना चाहेंगे, वो भी बना दूंगा। क्या कि वॉटसन ने बात किया, मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, उसको मैं आप जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये मेरे चाइल्ड वाइल्ड, तो मुझे कोई भी बच्चा दीजिए, उसको मैं आप जो चाहे वो बना सकता हूँ। वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। अब देखिए, और वॉटसन ने एक बात बोल के, जो शेष अवस्था होती है ना, शेष अवस्था, ये शेष अवस्था तीव्र विकास की आयु है। किसकी है? तीव्र विकास की आयु, फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है इसमें, तीव्र विकास की आयु होती है। तो ये बात होगी वॉटसन की, व्यवहारवाद जनक कहते हैं। अभी बताऊंगा वॉटसन की स्टोरी, बताऊंगा आपको एक एक मनोवैज्ञानिक को। इसलिए कहता हूँ ये जो टाइम है ना, इसमें चाहे हम थोड़ा पढ़े, लेकिन जो पढ़े ना ऐसा पढ़े कि वॉटसन के बारे में पता होना चाहिए क्या है, ये क्या भला है। ये वास्तव में बहुत मतलब बहुत काम किया इसने। व्यवहारवाद जो है प्रोजेक्ट में बताया ना, मनोवैज्ञानिक पहले अपना शुरुआत वाला सेशन था, मैंने आपको बताया था कि पहले आप आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप में, और उसी व्यवहार का किसने
कौन है इसका प्रणेता, कौन है इसका कर्ताधर्ता, वॉटसन। तो वॉटसन ने बात कही थी। अब देखिए वॉटसन की आपको एक कहानी बताता हूँ कैसे, कि वॉटसन क्या थे कि प्रोफेसर थे, तो उनके पास डॉक्टर भी थे पेशे से, तो उनके एक वहाँ मेड आती थी, डॉक्टर भी नर्स वगैरह होते मेड, वो आती थी। खुद के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ लोग बताएंगे आपको कि वॉटसन ने खुद के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था। इनकी जो चीज़ें हैं ना, इनकी अलग अलग मतलब जो बुक्स वगैरह हैं उनमें पूरी चीज़ें मिलती हैं और मैंने वो सब पढ़ रखी है। मजाक की बात नहीं है, साइकोलॉजी कहते हैं ना पीएचडी कर नहीं रखी लेकिन पीएचडी कर रखी है। ये ऐसे ईगो वाली बात नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने इतनी चीज़ें पढ़ ली साइकोलॉजी में, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ लिए, इतने मनोविज्ञान के बारे में पूरी इनकी जीवन गाथा सारी पता है, बस इतना डिटेल में खुल के आने नहीं चाहते, क्योंकि ये जब साइकोलॉजी की बात स्पेसिफिक होती है तब बाकी करेंगे। बाकी यहाँ देखिए वॉटसन के बारे में बात बताऊँ तो इन्होंने क्या किया कि जो इनकी थी वो मेड, उसका बच्चा था, उसको क्या कहते थे, रोज़ के कुछ रुपए देते थे उस बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करने के, कि मान लीजिए मैं यहाँ पे और मैं किसी बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसकी माता विरोध करेगी ना, कुछ इस तरह का थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसकी माता, तो उसको रोज़ के रुपए देते थे कुछ। अब क्या हुआ, उन्होंने एक खरगोश लिया, खरगोश, तो खरगोश को क्या हुआ कि ये मान लीजिए बच्चा है, खरगोश को बच्चे के पास लाते थे। जैसे ही खरगोश बच्चे के पास आता, इतनी जोर से पीछे से आवाज आती, इतने जोर से वो साउंड करते, इतना जोर से, मतलब बच्चे को ऐसा क्रिएटिव ऐसे मतलब वो एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करते कि बच्चा उसे बहुत डर जाता और रोने लगता बार बार। आपको उसका वीडियो, हालांकि मेरे पास ऐसे फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे बोर्ड में, यहाँ पे कुछ चलाने की, जब डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो आपको कभी जब मौका मिलेगा तो आपको उसका वीडियो दिखाऊंगा, मेरे पास है फ़ोन में, या फिर चैनल पे डाल देंगे, लेकिन फिर वहाँ पे कॉपीराइट वाला सिस्टम रहता है, किसी का वीडियो अगर उठा के डाल देते हैं, यहाँ पे चला के दिखा सकते हैं, इसमें ये हो जाएगा कि मैंने क्लास में पढ़ाया है, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में मिल जाएगा कहीं। तो क्या कि जो उन्होंने जैसे उस बच्चे के पास उस खरगोश को लेकर के आते तो इतने जोर से साउंड आता है, ऐसे मतलब गर्जने वाला कि बच्चा उससे डर जाता बार बार। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीने हुआ, 2 दिन, ऐसे करते करते बच्चा उसी से, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो साउंड बंद कर दिया वो सब। अब बच्चे को क्या लगने लग गया, बच्चे को लगने लग गया कि ये जो खरगोश है ना, ये जब भी मेरे पास आता है तो मुझे डराता है। तो अब बच्चा खरगोश से डरने लग गया। अब साउंड आओ या नहीं आओ, अब साउंड आओ या नहीं आओ, पीछे वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आओ या नहीं आओ, लेकिन जैसे ही बच्चा खरगोश के पास होता, बच्चा डरने लग गया इतनी बुरी तरह से कि अकेले खरगोश से नहीं, खरगोश जैसे किसी भी सॉफ्ट चीज से, किसी भी वैसी मुलायम चीज, वैसे सफेद चीज उसको दिखेगी, बच्चा उससे डरने लग गया। तो बच्चा सीख तो गया, लेकिन इस बात पे मनोवैज्ञानिकों ने वॉटसन की निंदा भी की कि आप एक छोटे बच्चे को ऐसे हैरेस कर रहे हो, उसके ऊपर आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि जिससे बच्चा परेशान हो रहा है। साइकोलॉजी का काम क्या है कि बच्चे के लिए फैक्ट को, बच्चे के लिए एनवायरनमेंट को एकदम इजी बनाना, और आप बच्चे को डरा करके बना रहे हो। इस पर निंदा भी हुई थी इसके वॉटसन की, लेकिन वॉटसन का एक्सपेरिमेंट था कि बच्चे को इस तरीके से उसमें किया, तब आखिर उन्होंने व्यवहार किया कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है। किसी चीज़ को होता है, आपसे होता है ना, आप किसी इंसान से मान लो जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन से आपके मन में ऐसे मतलब होता है कि इंजेक्शन दर्द होता है, तो अगर आपका डॉक्टर लगाएगा भी ना, किसी दूसरे के लगा हुआ देख लो ना, ओह दर्द हो रहा है, ऐसे इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, और इसीलिए व्यवहारवाद का जनक किसको कहते हैं, वॉटसन को कहते हैं। समझ में आया, इसकी कहानी थी वॉटसन की। तो 3 परिभाषा दे चुका हूं। ब्रिजेस ने 2 वर्ष के समयकों के विकास की बात की थी, क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी की बात की थी, और वॉटसन ने व्यवहारवाद के जनक की बात की थी, और व्यवहारवाद के जनक है, और कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। क्लियर, और तीव्र विकास की आयु की बात उन्होंने की थी। इज दैट क्लियर? तीनों परिभाषा क्लियर हो चुकी, आगे चलते हैं। 3 परिभाषा आपके सामने आपको बता चुका हूं। अब हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे वैलेंटाइन। वैलेंटाइन कौन सा, 14 फरवरी वाला नहीं, वैलेंटाइन कौन सा, एक मनोवैज्ञानिक थे वैलेंटाइन, उनके बारे में बात करेंगे। तो वैलेंटाइन ने क्या बात की थी, वैलेंटाइन ने एक बात कही थी बच्चों के बारे में, शेषावस्था के बारे में, कि शेषावस्था जो है ना, शेषावस्था, ये शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। शेषावस्था सीखने का क्या है, आदर्श काल है। कैसे, नोट कर लीजिएगा, किसने कही ये बात, वैलेंटाइन ने कही कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। पहले इस चीज को नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे है।
शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। देखिए शेषावस्था में टाइम लगेगा, इन अवस्थाओं में टाइम लगेगा। कैसे कि आपको गर्भावस्था सिर्फ इतनी थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, ज़्यादा बता रही, बस के बारे में फैक्ट बता दी, एक क्लास में क्लियर कर दिया। लेकिन शेषावस्था में मैंने कहा ना आपको 2-3 क्लास में लग सकती हैं, क्योंकि इसको डिटेल से पढ़ने। अब ये मत सोचेगा कि आज तो 4 परिभाषाएं लिखवाई हैं, सर ने कुछ लिखवाया नहीं। अरे इन 4 परिभाषाओं में फैक्ट कितने बता दिए वो बताइए। अब क्या है शेषावस्था सीखने का आदर्श काल कैसे? छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप जितना कुछ सिखाओगे ना, जितना एक कहते हैं ना कोरा कागज है। अभी टेबुलर रासा की बात करूंगा मैं, जॉन लॉक के बारे में, टेबुलर रासा जो कागज के बारे में, कोरे कागज के बारे में बात करूंगा, लेकिन वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अब ये देखिए शेषावस्था जो है सीखने का आदर्श काल कैसे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसका माइंड एकदम बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है, माइंड बिल्कुल एकदम क्लियर होता है। उसमें जैसे आप विचार डालोगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। छोटे बच्चे की सीखने की स्पीड इतनी होती है। देखिए आपने बचपन में कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं, क्या आप उतनी चीज़ें जवानी में आके सीख सकते थे? नहीं, जवानी आपको एक किताब दे दूँ वो आपसे नहीं पढ़ी जाती। लेकिन बचपन में आप ये सोचोगे क्या चीज़ सीखी, कितनी सारी प्रकृति में चीज़ें हैं, उनके आपने नाम सीखे, कितने सारे आपने रिश्ते सीखे, कितने सारे आपने जो मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं, खाना पीना रहना उठना बैठना, कितनी सारी आपने सीखी है एक्टिविटीज़। क्योंकि जब आप आए थे तो आपका माइंड बिल्कुल एकदम खाली था, और जब आप 2-4 साल के हुए आप लगभग सभी चीज़ें जानना सीख गए। उसमें आपके संवेग भी आ गए, उसमें आपके समाज से जुड़ाव भी आ गया, उसमें आपकी नैतिकता भी आ गई, उसमें आपके बचपन भी आ गया, इसमें आपकी जो जितने भी फैक्ट्स हैं, वो जितने भी आपको जो सीखनी चाहिए चीज़ें, वो सब आपके हो गई। और माता होती है ना, माता अभी आगे बताऊँगा, माता उसकी पहली गुरु होती है, माता बालक की पहली गुरु होती है। तो इतने सारे फैक्ट सीखे। आपने एक एग्जाम्पल शेषावस्था सीखने का आदर्श का, जब आप बच्चे थे तो आपने ABCD सीखी थी, क्या आज तक भूल पाए हो? आई थिंक हम तो नहीं भूल पाए, अगर आप भूल गए तो पता नहीं। आपने क्या कहने सीखे थे, आपने गिनती सीखी थी, आपने पहाड़े सीखे थे, क्या आज तक भूल पाए हो? बिल्कुल नहीं भूल पाए, क्योंकि उस टाइम का सीखा गया ज्ञान इतना प्रभावशाली था और इतना फास्ट तरीके से हम सीखे थे कि उसकी वो हद नहीं, और वो आज तक हम नहीं भूले। आज आप ये क्लास पढ़ोगे, इसे मैंने बताया कि गणना की परिभाषा है, अभी 1 घंटे 2 घंटे याद रहेगा। कल आपको आगे पूछोगे शेषावस्था का सीखने का आदर्श काल किसने कहा? कहा तो था किसी ने, कहा तो था किसी ने, बट ये नहीं पता किसने कहा था। लेकिन अगर यही बात किसी बच्चे को, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। हमारी क्लास में छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो फर्स्ट सेकंड के, उनको हमने क्या किया, हिंदी के अपन तो नकल डालते हैं ना, बच्चों को नकल लिख के देते हैं। तो हमने सोचा कि मतलब एक्सपेरिमेंट क्या कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला काम करता हूँ, हमारा पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है, लेकिन शुरुआत किसी चीज़ की करते ना, तो मैंने बच्चों को हम कि नकल तो डाल के देते हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा डाल के देना कि उससे नकल का भी काम हो जाए और बच्चों को चीज़ें नए इफेक्ट मिल जाए। हमने उनको जब प्रतिज्ञा थी ना कि इंडिया इज माई कंट्री, भारत मेरा देश है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, उनमें वो डालनी शुरू की, वो डाल देते। बच्चों को कहा कि आप एक लाइन याद भी कर लीजिएगा रोज़ की, और उसकी नकल जमाते। आपको बताऊं 2 या 3 दिन में बच्चों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से उसको किया वास्तव में, और 2-3 दिन में उनकी पूरी प्रतिज्ञा याद हो गई, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी याद करने लगे। इंग्लिश में भी डालनी शुरू कर दी और हिंदी में भी डालनी शुरू कर दी। और बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना, वो प्रतिज्ञा आगे जाके, बड़े वाले नहीं बोलते, छोटे वाले बच्चे बोलते हैं। अगर आपको देखनी है प्रतिज्ञा, हालांकि मैं ये कहते हो ऐसी बात होती है कि दूसरे चैनल का प्रचार कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ हमारे स्कूल का खुद का ऑफिशियल चैनल हालांकि है भी, वो भी मेरा है। उसमें मैं चाहूँ तो क्लास उसमें भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उस पर नहीं, ये अपना अलग है, वो स्कूल के लिए डेडिकेटेड है। उसमें स्कूल के GUPS नावलाई इस नाम से है, उस पर आप जाकर के खुद देख सकते हो कि छोटी सी बच्ची, दूसरी क्लास की वो बच्ची, आप उसकी हाइट वेट से सामने देख के समझ जाओ कौन सी वो बच्ची प्लेस बुला रही है। सॉरी माफ कीजिएगा। तो वो छोटी सी बच्ची ये काम करवा रही है, तो क्यों? क्योंकि उनकी जो सीखने की जो स्पीड है ना, वो बहुत फास्ट है, और अब बच्चों में इतनी कंपटीशन की भावना हो गई कि वो आपस में, उससे छोटी है एक पहली क्लास की, वो आज पूरी प्रतिज्ञा बुलाती है। तो शेषावस्था सीखने का आदर्श का होते हैं, बच्चों को जितना आप दोगे ना उतना ज्यादा सीखेंगे। क्लियर? वैलेंटाइन की डेफिनेशन होगी। उसके बाद अगली डेफिनेशन मैंने आपको बात की थी जॉन लॉक की। अभी मैंने बात की थी आपके सामने जॉन लॉक की। अब मैं जॉन लॉक के बारे में आपको 2 नाम लिखूंगा, एक यहां लिखता हूं मैं टेबुलर रासा, परिभाषा भी मैं लिखाऊंगा, और दूसरा मैं आपको परिभाषा लिखूंगा। जॉन लॉक की हो गई, जॉन लॉक की टेबुलर रासा एक तरफ लिखना आपको, और दूसरा परिभाषा क्या है कि जो शिशु है ना, शिशु मतलब अभी बोलिए शिशु
एक कोरे, परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। शिशु एक कोरे कागज की तरह होता है। किसकी तरह होता है? एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस पर लिखने का काम कौन करते हैं? जिस पर लिखने का काम अनुभव के द्वारा किया जाता है। ये जॉन लॉक की परिभाषा है कि शिशु एक कोरे कागज के समान होता है, जिस पर लिखने का काम अनुभव के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अनुभव के द्वारा किया जाता है। क्लियर? अब देखिए टेबुला रासा क्या है? टेबुला रासा में तीन बातें। एक, बच्चे को कोरे कागज के समान माना गया है। कोरे कागज के समान माना गया है। बच्चे को खाली स्लेट के समान माना गया है। और बच्चे को मोम के समान माना गया। मोम, बच्चे को कोरे कागज के समान माना गया। पहले जॉन लॉक की परिभाषा क्या है कि जॉन लॉक ने बात कही है कि शिशु कोरे कागज के समान होता है, जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है। टेबुलर रासा की बात की थी उन्होंने, इसका मतलब अर्थ टेबुलर रासा के बारे में उन्होंने बात की थी। और टेबुलर रासा क्या होती है कि मतलब बच्चे को कोरे कागज के समान, खाली स्लेट के समान और मोम के समान माना गया है बच्चे को। क्लियर? आई थिंक लाइट चली गई, मैं देख लेता हूँ विजिबिलिटी है कि नहीं है। दिख रहा है शायद, चलिए इस चीज को समझा देता हूँ। लाइट चली गई तो थोड़ा साफ से नहीं दिख रहा होगा। जॉन लॉक के बारे में बताऊं कि जॉन लॉक ने शिशु को एक कोरे कागज के समान बताया कि इसे लिखने का अनुभव के द्वारा किया जाता है। टेबुलर रासा क्या कि बच्चा खाली स्लेट अपनी होती है ना, कोरा कागज मैंने आपके सामने ले लिया, उस पर आप खुद लिखना है आपको अपने अनुभव से। बच्चा जैसे जैसे सीखेगा। अब पहली बार उसने आग को देखा, आग को आपने उस बच्चे को मना किया कि नहीं आप आग को मत हाथ मत लगाओ जल जाओगे, बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन जिस दिन उसने हल्का सा गर्मी का एहसास होना, बच्चा सीख लेगा कि आग में यहाँ जाना खतरनाक होता है। तो बच्चा कैसे एक कोरे कागज के समान था, जिस पर उसने अनुभव से सीखा। बच्चे को एक्सपीरियंस मिला कि इस आग को यदि मैं टच करूंगा तो मुझे आग जला देगी। इस टेबुलर रासा के बारे में कल आपको दोबारा समझाऊंगी, लाइट चलेगी नहीं तो मैं इसको दोबारा समझाता। आई थिंक आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आज की क्लास को यही मैं देखो, ये आपने जॉन लॉक के बारे में समझा दिया। इस जॉन लॉक को कल मैं थोड़ा और समझाऊंगा, क्योंकि शेष अवस्था में इन अवस्थाओं को पढ़ा जरूर सकता हूँ। पढ़ाने में अगर इसको 5-7 मिनट लगे ना, या फिर आधे घंटे 1 घंटे क्लास में पूरी फिनिश कर सकते इसको। लेकिन इसको पढ़ाने के साथ साथ इसको सिखाना कि आप हमने जो पढ़ा है उसको सिखाना किस तरीके से। कल हम इसको जो शेष अवस्था के और फैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें जॉन लॉक के बारे में आपको दोबारा बताऊंगा मैं। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इसमें कुछ नए फैक्ट भी आपको मिले होंगे। इसी तरीके की मज़ेदार क्लास मैं लूँगा, मैं तो आपके सामने कंटिन्यू साइको क्लास रखूँगा। और एक आज या कल में 1-2 दिन में आपके सामने साइकोलॉजी के साथ हिंदी क्लास और स्टार्ट होने वाली है। कोशिश करेंगे इसी तरीके से, लेकिन इसी तरीके से नहीं होगा तो वैसे जैसे मैं पहले पढ़ाता था ना, उस तरीके से आपके सामने वो क्लास हो सकती है। तो आप उन्हें भी अच्छे तरीके से देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे यदि नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।